अच्छा, in the preceding lecture we discussed about the continuation of the first law of thermodynamics, यानी हमने पिछले लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात किया था और अपनी कंक्लूजन की थी by doing numericals. Apart from that, by now I expect you to know that what does on the system mean, what does by the system mean, by the sign conventions. We practiced some numericals, and based on numericals you could tell by the system, on the system, or by the surrounding, on the surrounding. You could also tell, yeah, the other thing that we know now is that work done by compression will always be positive, expansion will always be negative, and that is one word, that is one way of checking our calculations, whether we should take positive values or negative values. Moving on, we are still dealing with the first law, but we will move on now into something different, which is called the state and the path functions. यानी अब हम functions की बात करते हैं. हमारे पास दो तरह के functions होते हैं. एक होता है हमारा state function और दूसरा हमारा होता है path functions. चलें, अब ये क्या चीज होती है? सिंपली अगर हमें डिफाइन करना हो, अ स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी. स्टेट फंक्शन कोई भी प्रॉपर्टी होती है whose value does not depend upon the path taken to reach a specific value. इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टेट फंक्शन की कोई वैल्यू है, फर्ज करें उसकी वैल्यू 100 है, अब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि अगर 100 है तो मैं कौन सा रास्ता लेकर जाऊं या which route should I take. I will get the value 100. इसका मिसाल यूं दे लें, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप नीचे जाएं और इस लोकेशन के ऊपर खड़े हो जाएं, दो तरीके हो सकते हैं. अगर आप क्लास से जा रहे हैं, एक स्टूडेंट है वो सीढ़ी क्लासरूम से निकलेगा, सीढ़ियों से उतरेगा और उस लोकेशन पे खड़ा हो जाएगा. फर्ज करें वो लोकेशन बिल्कुल खिड़की के नीचे है. दूसरा स्टूडेंट है वो खिड़की से कूद जाए और उसी लोकेशन पे पहुंच जाए. अब ये मैटर नहीं किया कि कौन जल्दी पहुंचा, कौन देर से पहुंचा, किसने कौन सा रूट लिया. एक छलांग मारकर गया और दूसरा चल कर गया सीढ़ियों से, वो उसी पॉइंट पे पहुंचा. तो ये और उस पॉइंट पे वही वैल्यू है. तो ये एक एग्जाम्पल है स्टेट फंक्शन की, जो डिपेंड नहीं करता है कौन सा आप रूट लेते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट, फंक्शंस विच डिपेंड अपॉन द पाथ, वो फंक्शंस जो पाथ के ऊपर डिपेंड करेंगे, आपकी वैल्यू पे फर्क आएगा कि आप कौन सा रास्ता लें, आप ये रास्ता लें या आप ये रास्ता लें. वो जो फंक्शंस हैं, दे आर नोन एज पाथ फंक्शंस. Both path and state functions are encountered in thermodynamics. जब आप thermodynamics की बात करेंगे तो आपके पास path functions भी आएंगे, state functions भी आएंगे. आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो तमाम functions हैं ना, majority state functions हैं except heat and work. Heat and work path functions हैं. दोनों पाथ फंक्शन है. और आप देखेंगे जो हमारा मजीद अगले हफ्ते लेक्चर होगा या ईद के बाद लेक्चर होगा, जब मैं कैलकुलेशंस करवाऊंगा, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि व्हाई एम आई सेइंग दैट हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस. सो आई रिपीट, फॉर योर नॉलेज, the only path functions which you are going to encounter in this particular course are heat and work. अब इससे पहले मैं स्टेट फंक्शंस की बात करूं, या बिफोर आई गो ऑन टू द थर्मोडायनेमिक स्टेट, बिफोर आई गो ऑन टू द स्टेट फंक्शंस, आई नीड टू नो व्हाट अ स्टेट इज. व्हाट इज अ थर्मोडायनेमिक स्टेट? द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम will depend upon the temperature, pressure and the quantity of the substance present. इसका मतलब कि एक थर्मोडायनेमिक स्टेट है कोई भी चीज की या कोई भी सिस्टम की, वो डिपेंड करता है आपकी आपकी दो मेन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के ऊपर. उसका टेम्परेचर उस पॉइंट पे कितना है, उसका प्रेशर कितना है और उसकी क्वांटिटी कितनी है उस सब्सटेंस की उस वक्त. अगर आपको याद हो, जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट एंड अ फेज, उस वक्त भी मैंने आपको ये कहा था कि अ स्टेट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर, व्हाइल अ फेज is taken under homogeneous conditions and over there, apart from temperature and phase,
कॉम्पोजिशन प्लेज अ क्रूशियल रोल। तो यहाँ पर हम सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर और प्रेशर ये मेरा थर्मोडायनेमिक स्टेट बता देगा सिस्टम का। अब फॉर अ होमोजीनियस प्योर सब्सटेंस, कोई भी होमोजीनियस प्योर सब्सटेंस हो, इट इज नोन, एक्सपर्ट्स ने ये पहले से ही फाइंड आउट किया हुआ है, जो थर्मोडायनेमिक एक्सपर्ट्स हैं, कि अगर आप कोई भी दो पैरामीटर्स फिक्स कर दोगे तो आपके तमाम जितने पैरामीटर्स हैं वो सारे फिक्स हो जाएंगे, या आपका स्टेट फाइंड आउट हो सकता है। कहने का मतलब ये, फॉर अ होमोजीनियस प्योर सब्सटेंस इट इज नोन दैट फिक्सिंग टू ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इट फिक्सेस ऑल अदर्स, सो द थर्मोडायनेमिक स्टेट कैन बी फाउंड। यानी अगर आपने दो प्रॉपर्टीज फिक्स कर ली, तमाम बाकी की प्रॉपर्टीज फिक्स हो जाएंगी, और आपको मालूम हो जाएगा कि थर्मोडायनेमिकली ये जो चीज़ है ये सॉलिड है, या ये लिक्विड है, या ये गैस है। कैसे मालूम होगा, ये अभी अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि हमने दो प्रॉपर्टी फिक्स कर ली और तमाम चीजें फिक्स हो जाएंगी। स्टेट फंक्शंस ओनली डिपेंड अपॉन दीज पैरामीटर्स एंड नॉट हाउ दे वर रीच्ड। इसका मतलब ये है कि स्टेट फंक्शन सिर्फ डिपेंड करेंगे इन पैरामीटर्स के ऊपर कि वो वैल्यू या वो स्टेट किस तरह अचीव हुई है। ये नहीं करेंगे कि कैसे आप ढूंढ कर उधर तक पहुंचे, सिर्फ उसकी फाइनल वैल्यूज और उसकी इनिशियल वैल्यूज पे डिपेंड करेंगे कि उस वक्त उसकी वैल्यू क्या है। अब वो वैल्यू मेथड ए से पहुंची हो, वो वैल्यू मेथड बी से पहुंची हो, वो वैल्यू मेथड सी से पहुंची हो, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। आवर कंसर्न इज कि वो वैल्यू बस पहुंच गई हो। एग्जाम्पल स्टेट फंक्शंस के क्या होते हैं, गिब्स एनर्जी होता है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी होता है, ये दोनों थर्मो 2 का हिस्सा है। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी जो आप अभी पढ़ रहे हैं, डेंसिटी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, दीज आर ऑल स्टेट फंक्शंस। किस तरह स्टेट फंक्शंस हैं ये भी अभी बात करते हैं। अच्छा, अब आप एक एग्जाम्पल ले लें। आपका एग्जाम्पल क्या है, आपका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन गैस। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 300 केल्विन एंड 10 to the power 5 किलो पास्कल। मैंने क्या किया, मैंने एक नाइट्रोजन गैस को लिया, मैंने उसके 300 केल्विन और 10 to the power 5 किलो पास्कल के ऊपर उसकी कंडीशन देखनी है। अब ये देखें, मैंने दो पैरामीटर्स फिक्स कर लिए। मैंने उसका टेम्परेचर फिक्स कर लिया, मैंने उसका प्रेशर फिक्स कर लिया। अभी मैं पीछे यही बात कर रहा था कि ये जो तीन पैरामीटर्स होते हैं स्टेट के, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, क्वांटिटी हो गया, आप इसमें से कोई भी दो अगर फिक्स कर लेंगे तो आपको आपकी तमाम प्रॉपर्टीज जाएंगी। मैंने क्या फिक्स किया, मैंने टेम्परेचर फिक्स किया, मैंने उसका प्रेशर फिक्स कर लिया। अब इस टेम्परेचर और इस प्रेशर के ऊपर, यानी 300 केल्विन और 10 to the power 5 किलो पैस्कल के ऊपर, उस नाइट्रोजन के पास कोई स्पेसिफिक डेंसिटी होगी, उस नाइट्रोजन के पास कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम होगी, उस नाइट्रोजन के पास कोई ना कोई मोलर एनर्जी होगी। डेंसिटी क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? बिल्कुल डिपेंड करेगी। अगर मैं 300 केल्विन से 305 केल्विन कर लूं तो मेरी डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, मेरी स्पेसिफिक वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी, मेरी मोलर एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। कहने का मकसद ये कि मुझे अपनी दो प्रॉपर्टीज फिक्स करनी पड़ेंगी जो अब चेंज नहीं हो रही, और जब तक मेरी ये दो प्रॉपर्टीज फिक्स्ड हैं तमाम प्रॉपर्टीज भी फिक्स रहेंगी। तो जब तक मैंने अपनी नाइट्रोजन गैस का टेम्परेचर फिक्स कर लिया 300 केल्विन और 10 to the power 5 किलो पास्कल, अब मेरे पास मेरी डेंसिटी भी फिक्स रहेगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी फिक्स रहेगी, मोलर एनर्जी भी फिक्स रहेगी। चाहे मैं कोई भी रूट ले लूं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इससे मजीद बात करते हैं। इफ एनी प्रोसेस इज डन ऑन द गैस, गैस के ऊपर मैं चार प्रोसेसेस कर सकता हूँ। मैं गैस को हीट कर सकता हूँ, मैं गैस को कूल कर सकता हूँ, मैं गैस को एक्सपैंड कर सकता हूँ, मैं गैस को कंप्रेस कर सकता हूँ। ये चारों प्रोसेसेस अगर मैंने लगाई और अगर मैंने उस गैस को रिटर्न कर दिया उसके इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर पे, वाई एम आई रिटर्निंग इट ऑन इट्स इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर? क्योंकि ये दो चीज़ें मैंने फिक्स की हुई थी। यानी फ़र्ज़ करें अगर मेरी गैस 300 के ऊपर है और 10 to the power 5 किलो पास्कल पे है, मैंने इस गैस को एक्सपैंड किया,
एक्सपैंड करने के बाद मैं दोबारा इसको 300 पे और 10 टू द पावर 5 पे ले आया, तो जो मेरी तमाम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज थी ना वो ही रहेंगी। यानी मोमेंट ये दोबारा 300 या 10 टू द पावर 5 किलो पास्कल के ऊपर आएगा, इसकी डेंसिटी भी वही रहेगी, इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम भी वही रहेगी, इसकी मोलर एनर्जी भी वही रहेगी, क्योंकि वो दो प्रॉपर्टीज फिक्स्ड हैं। अब अगर मुझे उस प्रॉपर्टी के ऊपर दोबारा आना है, मैं 4 रूट ले सकता हूँ। मैंने हीटिंग की, हीटिंग करने के बाद मैं दोबारा उस वैल्यू के ऊपर आ गया। मैंने कूलिंग की, कूलिंग करने के बाद मैं दोबारा उस वैल्यू के ऊपर आ गया। आई डिड एक्सपेंशन, आफ्टर एक्सपेंशन आई केम बैक टू दैट वैल्यू। I did compression. After compression, I came back to this value. In all these 4 cases, my final answer is going to be same because my main conditions were fixed at 300 Kelvin and 10 to the power 5 kilopascal. It does not matter which process I took. Either of these 4 processes, provided I come back to those fixed condition. The criteria is I need to come back to those fixed conditions. यानी मुझे उस 300 केल्विन और 10 टू द पावर 5 के ऊपर लाजमी आना है। उधर में आ गया ना तो तमाम उसकी चीजें, डेंसिटी, वॉल्यूम, मोलर एनर्जी, ये सेम रहेंगी। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द हिस्ट्री ऑफ द सब्सटेंस। ये डिपेंड नहीं करता कि उसने अपनी हिस्ट्री के अंदर कौन सा रूट लिया, कहां से गया, कैसे गया, बट ये सिर्फ ये डिपेंड करता है द मीन्स ऑन विच इट रीचेज इट्स गिवन स्टेट। वो किस तरह अपने गिवन, मम्मा ये आपकी आवाजें मेरी रिकॉर्डिंग में आ रही हैं, ये किस तरह अपनी आवाज मेरी उसके अंदर आया है, ये सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है। दे ओनली डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट कंडीशंस एट दैट टाइम, इररिस्पेक्टिव हाउ दे आर अचीव्ड। उस वक्त क्या कंडीशन है मेरे पास, उस वक्त कंडीशन है 300 केल्विन और 10 टू द पावर 5 किलो पास्कल। This condition might vary for another experiment, but for this condition, for this experiment, it is fixed. Such a function जो ये चीजें पूरी करता है, such a function is known as a state function. It is always having the same value. It always has some value which can be expressed mathematically as a function of temperature and pressure. देखें अगेन बात वही आ रही है कि मैथमेटिकली ये टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर कोई वैल्यू डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल आप एंथैल्पी की बात करें, एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। आप इंटरनल एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इन फ्यूचर क्लासेस वी विल डील विद 2 processes, a process occurring at constant temperature, a process occurring at constant volume, a process occurring at constant pressure। ये सारी हम प्रोसेसेस करेंगे। तो इसके ऊपर आप इंटरनल एनर्जी की वैल्यू देखिएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बाद में आप खुद देखेंगे। इसमें आप इंटरनल एनर्जी की वैल्यू देखिएगा, वो चेंज नहीं होगी। जो वैल्यू मेरी कांस्टेंट प्रेशर करके आएगी वही वैल्यू मेरी कांस्टेंट वॉल्यूम करके आएगी, मगर जो आपका वर्क की वैल्यू और आपकी जो हीट की वैल्यू है दैट विल चेंज बेस्ड ऑन द पाथ टेकन। So state functions are a function of temperature and pressure. They can also be a function of temperature and density. और इसके जरिए हम दूसरी वैल्यूज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आमतौर पे एक बात आप ये याद रख लें कि इंटेग्रल फॉर्म के अंदर a change of value can be calculated for a state function। यानी अगर मैं एंथैल्पी की बात करूं तो मैं ये लिख सकता हूं डेल्टा H, H2 माइनस H1। ये स्टेट फंक्शन के लिए मैं लिख सकता हूं, मैथमेटिकली लिखा जाता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लिखा जाता है। तो कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्म में लिखा जाए वो फंक्शन स्टेट फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा टी की बात करते हैं, T2 माइनस T1 स्टेट फंक्शन। डेल्टा U जो बन जाएगा U2 माइनस U1 स्टेट फंक्शन। तो ये तमाम जो ये एक मेथड है स्टेट फंक्शन लिखने का। फॉर अ स्टेट फंक्शन द अमाउंट्स एंड वर्क डिफर फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। जो आपका स्टेट फंक्शन है ना उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ वर्क करते हो आप, वो तमाम डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए उसमें डिफरेंस होता है, बट उनका जो सम होगा ना वो हर प्रोसेस के लिए सेम होगा। इसका क्या मतलब है अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। समझिए आप ये, फॉर अ प्रोसेस स्टेट 1 to 2
आप 1 to 2 जा रहे हैं, द चेंज इन द स्टेट फंक्शन, जो स्टेट फंक्शन का चेंज है, दैट विल ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट रिगार्डलेस ऑफ द पाथ टेकन। आपकी जो स्टेट फंक्शन की वैल्यू है वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर वेरी करेगी, पाथ के ऊपर नहीं करेगी। एग्जाम्पल मैं आपको एंथैल्पी का दे रहा हूं। अगली जो स्लाइड है इसको जरा समझ लीजिएगा। ये जो तीनों पॉइंट है ना, ऑल दीज 3 पॉइंट्स, दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड इन देयर। I have just told you that enthalpy is a state function. I have also told you it does not depend upon the path because it is a state function. कभी आपने वो पढ़ा है अपने FSC के अंदर enthalpy of formation? पढ़ा था enthalpy of formation केमिस्ट्री में? पढ़ा था सर, भूल गए। आप भूल गए वो अलग बात है, मगर पढ़ा था ना। अब देखें ये डायग्राम देखें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉलो माय माउस। मुझे फॉर्म करना है NaCl। जी शो नहीं हो रही सर, ये शो नहीं हो रही सर आपकी तरफ। नो सर। सर मुझे तो नहीं हो रही सर। सर स्लाइड ही शो हो रही है सर। नहीं हो रही सर, ये थ्योरी शो हो रही है और डायग्राम नहीं हो रहा। डायग्राम नहीं शो हो रहा है, ये डायरेक्ट पिक्चर ली थी, हो सकता है इसलिए शो नहीं हो रहा है। चले मैं इसको बोलने की कोशिश करता हूँ। आप रिकॉर्डिंग अब हो गया, अब हो गया, हो गया जी अच्छा सर, अभी दिख रही है। अच्छा देखें, ये जो डायग्राम है ये हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ NaCl, यानी NaCl में फॉर्म कर रहा हूँ। NaCl फॉर्म करने के अंदर मेरे पास 2 पाथ है, इधर मेरा है पाथ 1, इधर मेरा है पाथ 2। अब मैं बोलता हूँ ये NaCl जो फॉर्मेशन है इसकी मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ। एंथैल्पी मैंने कहा है स्टेट फंक्शन है। 2 तरीके हैं मेरे पास। एक तरीका यह है कि मेरे पास NaCl सॉलिड है, उसको मैं डायरेक्टली मैं NaCl को फॉर्म करूं, यानी NaCl सॉलिड दोनों के अंदर है। एक तरीका यह है कि मैं उसको आयोनाइज करूं, आयोनाइज कर Na आयंस अलग बनाऊं, Cl आयंस अलग बनाऊं, उसको 1 स्टेप के अंदर NaCl ले जाऊं। मैंने ये कर लिया, मेरा आंसर आया डेल्टा H इज इक्वल टू, यानी चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू -411 किलो जूल पर मोल। ये एक आंसर था। दूसरा पाथ ये है कि मैं इसको 5 स्टेप्स के अंदर लेकर जाऊं। मैं पहले लेकर जाऊं Na सॉलिड, इसको मैं करूं हाफ Cl2, पहले इसकी सब्लिमेशन करूं, उसके बाद मैं इसकी आयोनाइजेशन करूं, उसके बाद मैं ये 3rd स्टेप करूं। आई डू दिस 4th स्टेप, आई डू दिस 5 स्टेप, आई कम टू NaCl। अब इस हर स्टेप की एक अलग चेंज इन एंथैल्पी है। फर्स्ट वन की 107, दूसरे की 122, तीसरे की 496, चौथे की -349, पांचवे की -787। ये 5 स्टेप में पहुंचा है। जब मैं ये सारी वैल्यूज ऐड करूंगा तो ये इसका सम भी 411 बनाएगा, -411। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे NaCl 1 स्टेप में बनाना है या मुझे NaCl 5 स्टेप्स में बनाना है, मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं आया। पाथ डिड नॉट मैटर कि मैं यूं गया या मैं यूं गया, मेरा आंसर वही आया। यानी स्टेट फंक्शन सिर्फ मैटर करता है आपके इनिशियल स्टेट के ऊपर कि प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले वो कौन सी स्टेट पे था, प्रोसेस खत्म होने के बाद वो कौन सी स्टेट के ऊपर था। कैसे उन वैल्यूज पे पहुंचा, दैट डज नॉट मैटर। द वैल्यूज ऑफ अ स्टेट फंक्शन will always be the same, which is clearly defined in this example. Path 1 -411 kilojoule per mole, path 2 -411 kilojoule per mole. That is the easiest example of a state function. एक और एग्जांपल दे देता हूं। फर्ज करें एक थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है। टाइम भी मैटर नहीं करता। नहीं, टाइम डज नॉट मैटर। मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, मैंने आपको कहा था ना कि आपको नीचे जमीन पे पहुंचना है। अब या तो आप सीढ़ियों से आए या एक स्टूडेंट छलांग मारकर नीचे पहुंच जाए, दोनों अगर उसी लोकेशन पे पहुंचे फर्क नहीं पड़ता है कितने टाइम पे पहुंचे। चलें, अब यहां पर एक बात करें थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन की। मैं बोलता हूं डेल्टा टी जो है
डेल्टा क्यू मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला था स्टेट फंक्शंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ चेंज, यानी t2 माइनस t1 डेल्टा h माइनस डेल्टा यानी h2 माइनस h1। पाथ फंक्शंस इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट के लिए फर्ज करें मेरा डेल्टा टी यानी चेंज इन सर टेम्परेचर। ये एक सवाल था सर। जी सर एक सवाल था सर, पूछें। ये स्टेट फंक्शन आपने बोला सिर्फ चेंज की फॉर्म में लिखे जाते हैं या कैन भी लिखे, यानी लिखे किसी और फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं? उनका जो इंटीग्रेशन फॉर्म है ना वो चेंज के फॉर्म में आता है। जी, फॉर एग्जांपल मैं आपको यानी दिखाई सर दूं, हमेशा हमेशा चेंज देखें की फॉर्म में होंगे। इसका इंटीग्रल फॉर्म का देखें, डेल्टा एच विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एच टी टू माइनस एच टी वन इस फॉर्म में लिखा आएगा। आप कभी कभी आपने वर्क और हीट के साथ ये नहीं देखा होगा, अगर आप वर्क या हीट का इंटीग्रल लेंगे तो हमेशा या आपकी आंसर Q में आएगा या आपका आंसर W में आएगा। आपने कभी आज तक Q2 माइनस Q1 या W2 माइनस W1 फर्स्ट लॉ में नहीं पढ़ा होगा, कभी पढ़ा है? नहीं नहीं सर, नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा है। अब उसकी रीजन ये वो पाथ फंक्शंस था, ये स्टेट फंक्शन थे। ये इस स्लाइड के ऊपर मैं आऊंगा जब मैं समरी की बात करूंगा। मैं बात इधर कर रहा था, मैंने कहा कि मेरा टेम्परेचर जो है वो मेरा स्टेट फंक्शन है। अब देखें, अगेन आई रिपीट, स्टेट फंक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन, लुक वेयर माय माउस इज मूविंग, द फाइनल स्टेट एंड द इनिशियल स्टेट। फर्ज करें ये मुझे डेल्टा टी पे जाना है, द फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट के ऊपर वन रूट आई कैन टेक इज दिस स्ट्रेट लाइन गोइंग फ्रॉम दिस स्टेट टू एंड दिस स्टेट। सेकेंड रूट आई कैन टेक इज, या तो मैं ये स्ट्रेट लाइन लूं या उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैं T1 को फॉलो कर रहा हूँ, T इनिशियल को फॉलो कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा टेम्परेचर राइज किया, राइज करने के बाद मैंने ये पैथ लिया, थोड़ा सा यहाँ आया, उसके बाद मैंने दोबारा राइज किया, फिर मैं यहाँ आया, मैं फिर यहाँ आया, यानी मैंने बाय 3 स्टेप्स आकर आया मैं उसी वैल्यू के ऊपर। तो वो वैल्यू के ऊपर चाहे मैं इस रूट से आऊं या मैं इस रूट से आऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा मेरी वैल्यू के ऊपर। तो फर्ज कर लें कि अगर इस रूट से मेरी डेल्टा टी का आंसर है 100 केल्विन, तो मेरा इस रूट से भी डेल्टा टी का आंसर 100 केल्विन होगा। मे बी दिस इज गोइंग टू बी 50 केल्विन प्लस 30 केल्विन प्लस 20 केल्विन, तीनों को ऐड कर 100 केल्विन ही आंसर देगा मेरा। ये नहीं डिटरमिन करेगा कि 50 पहले क्यों आया, 30 बाद में क्यों आया, 20 बाद में क्यों आया। इसकी थ्योरी क्या है? A state function is defined as a property of a system that only depends upon the initial and final state of the function, यानी सिर्फ final state, सिर्फ initial state. It is independent of the path followed in getting from one state to another, irrespective, immaterial. हमें फर्क ही नहीं पड़ना है कि कौन सा पाथ लिया है। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम पाथ फंक्शन की बात करें, a path function will depend upon the route taken between two states. अगर मेरे पास दो स्टेट हैं, उनके बीच में किस तरह मैं आया हूं, ये मैटर करेगा पाथ के ऊपर। एग्जाम्पल ऑफ अ पाथ फंक्शन इंक्लूड हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क इंक्लूड करता है। अब मैं कैसे बोल सकता हूं कि हीट एंड वर्क पाथ फंक्शन है? वी विल डू दिस लेटर, आपको बाद में मजीद समझ आएगी, मगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं। अगर मैं आपको दो प्रोसेसेस दे दूं, एक प्रोसेस मैंने आपको बोला आइसोबैरिक प्रोसेस है, एक प्रोसेस मैंने आपको बोला आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब वर्क आपका इस इक्वेशन के अंदर जीरो हो जाएगा, पीवी जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क होता है V2 माइनस V1। अगर वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, W आपका जीरो हो गया। और आइसोबारिक प्रोसेस जो होगी उसके अंदर आपकी W की डेफिनेटली कोई वैल्यू होगी, दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम होगी। अगर स्टार्टिंग पॉइंट वही है, एंड पॉइंट वही है, मतलब मेरा ये कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो प्रोसेस हो रही हैं, उस दो प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट है 300 केल्विन एंड 5 बार, उसका एंड प्रोसेस है 600 केल्विन एंड 2 बार, ये मेरी स्टार्ट कंडीशन है।
यानी मैंने टेम्परेचर भी फिक्स कर लिया, मैंने प्रेशर भी फिक्स कर लिया। अगर मैं इस कंडीशन के ऊपर आइसोकोरिक प्रोसेस लगाऊं और आइसोबारिक प्रोसेस लगाऊं, चाहे मैं आइसोबारिक प्रोसेस लगाऊं या मैं आइसोकोरिक प्रोसेस लगाऊं, मेरी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सेम होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी जो है वो स्टेट फंक्शन है। तो दोनों केसेस के अंदर डेल्टा एच सेम होगा, डेल्टा यू सेम होगा, मगर दोनों केसेस के अंदर W डिफरेंट होगा, Q डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों पाथ फंक्शन है। सबसे कॉमन एग्जांपल यही है कि आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर ऑटोमेटिकली W जीरो हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर W जीरो नहीं होगा। तो आपको वैसे ही मालूम पड़ गया कि W इज अ path function. Numerically we will prove this out, so abhi do not get scared of this. I am just telling you by example, ताकि बाद में कोई ये नहीं पूछे कि ये path function है, ये state function है। इसकी मैंने आपको थोड़ी सी थ्योरी बता दी। अब दूसरी बात ये डायग्राम अंडरस्टैंड करें। ये डायग्राम आपको क्या दिखा रहा है? ये डायग्राम आपको बता रहा है कि मैं जा रहा हूं एक प्रोसेस से स्टेप 1, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम दो प्रोसेस की बात करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल। मैं जा रहा हूं प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 के ऊपर, या प्रोसेस नहीं बोलूं, पॉइंट 1 से पॉइंट 2। अब इस पॉइंट के ऊपर मैं दो प्रोसेसेस से जा रहा हूं या दो पाथ से जा रहा हूं। मेरा एक पाथ हो सकता है ये पाथ 1CB 1C2, यानी मैं पाथ C लेकर जा रहा हूं। मेरा दूसरा प्रोसेस हो सकता है D पार्ट, यानी 1D2 पे जा सकता हूं। ये बात समझ आई? दो पाथ में ले रहा हूं, क्लियर है? यहां तक समझ आई? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर मैंने आपसे कभी ये पूछ लिया डायग्रामेटिकली शो हाउ अ स्टेट फंक्शन डिफर्स फ्रॉम अ पाथ फंक्शन, क्वेश्चन मेरा ये है, स्टेट फंक्शन को डायग्रामेटिकली शो करने के लिए आप ये डायग्राम दिखा सकते हैं या आप ये एंथैल्पी वाला डायग्राम दिखा सकते हैं, दोनों डायग्राम करेक्ट माने जाएंगे। पाथ फंक्शन के लिए देखें, पहले तो मुझे ये बताएं, अगर आपको थोड़ा सा मेरे पुराने लेक्चर्स याद हैं, मैंने आपको क्या कहा था, पीवी डायग्राम के अंदर कोई भी प्रोसेस के एरिया अंडर द कर्व, कोई भी प्रोसेस के नीचे जो कर्व जो आपका बन रहा था उसकी नीचे वाली एरिया क्या होती थी फॉर अ पीवी डायग्राम? पीवी के साथ लिंक किस चीज का होता है? वर्क का। यानी ये जो एरिया है ये वर्क है इस डायग्राम के नीचे। अब ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, इसको मैं दो सेपरेट हिस्सों में बना दूं। मेरा इधर मैं बाद में आता हूं, इसको देखें। मैंने ये पूरा जो डायग्राम है ना वो दो हिस्सों में बना दिया। मेरा पहला हिस्सा है, वही डायग्राम बनाया। मैं पहले फॉलो कर रहा हूं पाथ ADB। अभी मैंने आपको कहा वर्क इज एरिया अंडर द कर्व। अगर मैं 1DB देखूं तो इसके नीचे ये एरिया आ रही है, ये एरिया आ रही है 1DB के नीचे। और अगर मैं 1CB को देखूं तो 1CB के नीचे, इस कर्व के नीचे ये एरिया तो आ रही है, उसके साथ ये एरिया भी आ रही है। क्या ये दोनों आंसर सेम देंगे? इज दिस इक्वल टू दिस? नो सर, वर्क का चेंज सर, इंटरनल एनर्जी सेम आएगी। हाँ वो तो आएगी, मैं अभी वर्क की बात कर रहा हूं। मुझे ये बताएं कौन सा वर्क ज्यादा होगा? सर ये नंबर 2 फिगर सर, नंबर 2 वाला ज्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर ये हिस्सा तो है पर उसके अंदर ये हिस्सा भी आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सबसे कॉमन एग्जांपल है आपको प्रूव करने के लिए कि वर्क जो है ना वो पाथ फंक्शन है। अगर मैं तीसरा पाथ ले लेता, फर्ज करें मैंने AB पाथ ले लिया होता, वो मेरा पाथ यूं जा रहा होता, तो उसका एक अलग वर्क होता। तो वर्क का जो वैल्यू है ना, दैट विल डेफिनेटली डिपेंड अपॉन द पाथ। तो इस केस के अंदर दिस वैल्यू यानी 1C2 इज ग्रेटर देन 1D2। सो कहने की बात ये कि वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, वर्क विल डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन या वर्क विल डिपेंड अपॉन द रूट टेकन।
हीट के साथ भी यही है, हीट विल डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन, हीट विल डिपेंड अपॉन द रूट टेकन। तो अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया डायग्रामेटिकली शो मी हाउ द डिफरेंस बिटवीन अ पाथ फंक्शन एंड वर्क फंक्शन, आप इजीली पहले ये डायग्राम बना सकते हैं, उसको फिर सब डिवाइड कर कर इस तरह आपने कर कर मुझे दिखा दिया कि सही है, ये देखें इसके अंदर डेफिनेटली कोई डिफरेंट आंसर आएंगे विदाउट कैलकुलेशन, एनालिटिकली आपने बता दिया। अब ये देखें, द डायग्राम कैन रीच फ्रॉम स्टेट 1 to 2 by 2 possible paths, either C या D. It can clearly be seen that for both paths work is different if integral is considered area beneath the curve to denote work, और हकीकत में area under the curve is work। ये मैंने आपको रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि एरिया अंडर द कर्व ऑन अ पीवी डायग्राम इज वर्क। They do not give finite changes but finite amount when differential is integrated। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी पाथ फंक्शन को आप डिवाइड करते हो या डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हो, ये आपको एक अमाउंट देती है, चेंज नहीं देती। चेंज क्या होता है? चेंज होता है H2 माइनस H1, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एंथैल्पी। ये आपको एब्सोल्यूट अमाउंट देगी, एक फिक्स वैल्यू देगी, कोई चेंज नहीं देगी। अब समरी पे आ जाएं। समरी क्या है? जब आप बात करते हैं स्टेट फंक्शन की, अ वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट, सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है। इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है। पाथ फंक्शन, अ वेरिएबल हुज वैल्यू विल डिपेंड अपॉन द पाथ, इट डज नॉट मैटर इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, आई डोंट केयर, इट मैटर्स अपॉन द पाथ, कौन से रूट से वो जा रहा है। दूसरी बात, एग्जाम्पल्स हैं, वो मैंने आपको बता दिया था, इंट्रोपी हो गई, एंथैल्पी हो गई, गिब्स एनर्जी हो गया, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी हो गया। पाथ फंक्शन के सिर्फ दो होते हैं, वर्क और हीट। तीसरा, जब भी आप बात करते हो स्टेट फंक्शन का, आपकी जो डिफरेंशियल होगा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होंगे, dx लगेगा। पाथ फंक्शंस में हमेशा पार्शियल डेरिवेटिव्स लगेंगे, यानी डेल्टा x लगेगा। और जब उसका आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन इज अ फाइनाइट चेंज बिटवीन टू वैल्यूज। फाइनाइट चेंज देखें जो आप मेजर कर सकते हो, और फाइनाइट चेंज है टू वैल्यूज के बीच में। डेल्टा एच की बात करो, H2 माइनस H1 बेस्ड ऑन टेम्परेचर, कोई भी वैल्यू H2 माइनस H1, दीज आर फाइनाइट चेंज ऑफ वैल्यूज बिटवीन टू वैल्यूज। और इसमें क्या होगा, Q या H के अंदर, सॉरी H नहीं, Q या W के अंदर आप उसका इंटीग्रल करोगे dq का, तो आपको सिर्फ एक फाइनाइट अमाउंट मिल जाएगा, Q मिल जाएगा या W मिल जाएगा। आपने कभी नहीं सुना होगा Q2 माइनस Q1 या H2 माइनस W2 माइनस W1। कभी भी आपने जब थर्मोडायनेमिक्स के भी क्वेश्चन किए हैं या पुराने अपने एफएससी में क्वेश्चन किए होते फर्स्ट लॉ के ऊपर, आपने चेंज ऑफ एनर्जी तो जरूर सुना होता, T2 माइनस T1, चेंज इन E माइनस E2 माइनस E1, चेंज इन वॉल्यूम भी सुना होगा, चेंज इन कोई और एंट्रोपी भी सुना होगा, मगर कभी आपने चेंज इन Q, चेंज इन W नहीं सुना होगा, बिकॉज द मेन डिफरेंस वाज दे वर पाथ फंक्शंस। उस वक्त आपको इसके बारे में मालूम नहीं था, आप लोग सिर्फ रट लेते थे कि भाई हाँ भाई ये सिखाया गया है, उसकी रीजन ये है कि वो पाथ फंक्शन है। क्लियर है ये बात? अब एक आखिरी चीज मुझे करनी है तो फिर लेसन खत्म हो जाएगा, वो है एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल। ये स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। यस सर, नजर आ रही है। अब देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम अ स्टेट, क्वेश्चन समझें, ये है क्वेश्चन पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन के ऊपर। व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम अ स्टेट A टू स्टेट B, मैं बोलता हूं कि मैं A टू B जा रहा हूं। जब इस तरह का आप क्वेश्चन देखें ना, तो उसके एरोज जरूर देख लिया करें। क्यों देखें, क्यों जरूरी है वो अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। When a system is taken from state A to B in figure 2.1 along path ACB, 100 joule of heat flows into the system। अगर मैं बात करूं ACB का एरो देखें किस तरफ है, एरो है इस तरफ, यानी ACB की तरफ मेरे राइट पे एरो जा रहा है। सो और flows into the system,
एंड द सिस्टम डज 40 जूल्स ऑफ वर्क। सबसे पहले तो अगर मैं एरोज देखूं तो एरोज आपको क्या बता रहे हैं, मेरे पास 3 पाथ है। मेरा पहला पाथ जा रहा है ACB, ACB का मतलब है एरो उस तरफ राइट पे जा रहा है। मेरा दूसरा पाथ है B to A यानी ADB, ADB का जो एरो है वो रिवर्स में आ रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे बाद में डायग्राम तो वो ABD नहीं जा रहा है, वो BDA जा रहा है, उसका एरो अंदर की तरफ आ रहा है। और जो मेरा तीसरा पाथ है AEB, उसका भी एरो ऊपर जा रहा है। अच्छा, based on this question या based on the information provided, information provide क्या है, when a system is taken from a state A to B along path ACB, यानी आपका सिस्टम ये कर रहा है 100 जूल ऑफ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव 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 सही है। आपका जो Q की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, 100 जूल्स फ्लो इनसाइड द सिस्टम एंड द सिस्टम डज 40 जूल्स ऑफ वर्क। इसका क्या मतलब हुआ? नेगेटिव वर्क नेगेटिव वर्क। नेगेटिव। तो सबसे पहले आप ये आपको मालूम पड़ गया कि हीट इसका पॉजिटिव है, वर्क इसका नेगेटिव है। क्लियर है? अब देखें हाउ मच हीट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम along path AEB if the work done by the system is 20 joule। ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया था, ये मैंने आपको किसके लिए दिया था? ACB के लिए। ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं AEB के लिए, मैं आपको ये बोल रहा हूं हाउ मच हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम। हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम क्या मतलब? मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा हूं, हीट फ्लोज क्यों पूछ रहे हैं? क्यों पूछना चाह रहा हूं। क्वेश्चन क्या आपको बता रहा है कि क्यू का आंसर क्या होगा? सर हम पहले उसका वहाँ से चेंज इन मैंने अभी इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। मैंने तो अभी सॉल्व की बात ही नहीं की है। मैं अभी पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो देखकर ही आपको क्वेश्चन का मालूम पड़ रहा है कि मेरा क्यू का आंसर पॉजिटिव होगा। यानी अगर किसी का क्यू का आंसर नेगेटिव आया तो ऑटोमेटिकली वो गलत है। अब देखें हाउ मच हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, पॉजिटिव आएगा अलोंग द पाथ इफ द वर्क इज डन 20 जूल्स। इसका क्या मतलब हुआ? वर्क डन नेगेटिव है, सिस्टम ने किया वर्क डन नेगेटिव है। अब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कितनी हीट फ्लो अंदर हो रही है। हीट फ्लो अंदर होने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए या कोई भी 3 में से 2 चीजें चाहिए। सिर्फ फर्स्ट लॉ अप्लाई हो सकता है। फर्स्ट लॉ के अंदर मुझे या तो मुझे डेल्टा यू चाहिए होता है, क्यू चाहिए होता है, डब्ल्यू चाहिए होता है। यहाँ पर मेरे पास 2 अननोन है। मेरे पास एक अननोन तो डेल्टा यू है क्योंकि डेल्टा यू का जिक्र नहीं हुआ है, यहाँ पर डेल्टा यू का जिक्र नहीं है। और दूसरा अननोन ये है कि मुझसे क्यू पूछा जा रहा है। तो बात ये आती है कि मैं डेल्टा यू कैसे फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि 2 सर अननोन सवाल में गिवन जो है एग्जैक्टली सवाल में गिवन है। सवाल में गिवन इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली इस तरह है कि क्वेश्चन में लिखा है व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी, यानी अगर मैं ए टू बी जा रहा हूं पाथ सी के थ्रू, मेरा पाथ ए सी बी है, उसके अंदर मुझे बताया गया है कि 100 जूल ऑफ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, Q इज इक्वल टू 100। दूसरी बात क्या है, 40 जूल्स ऑफ वर्क इज डन। अगर 40 जूल्स वर्क इज डन दैट मींस W इज इक्वल टू -40। तो सबसे पहले तो मैं इंटरनल एनर्जी ढूंढ लूंगा। इंटरनल एनर्जी क्या है? 100 माइनस 40। इंटरनल एनर्जी क्या होगी? 60 जूल। अब मैंने आपको क्या बताया था? इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब है मैं जो भी पाथ लूंगा मेरी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं ए सी बी के ऊपर जाऊंगा और 60 जूल है, इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं ए बी पे जाऊंगा ए ई बी, तब भी मेरी 60 जूल है। तो ऑटोमेटिकली मुझे मेरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस पार्ट के लिए मिल गई। कैसे मिली? ऊपर वाले पार्ट से। मैं बोलूंगा इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, जो एनर्जी ए सी बी की है वही एनर्जी ए ई बी की है। तो
तो मुझे मेरी वैल्यू 60 मिल गई। मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाकर मेरा जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 80 जूल्स। अब देखें 80 जूल्स का मतलब यह है कि मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स माई आंसर इज करेक्ट बिकॉज व्हाट वाज माय क्वेश्चन, हाउ मच हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम। अगर मेरा आंसर -80 या समथिंग आ रहा होता तो ऑटोमेटिकली मुझे मालूम पड़ जाता, आई वुड नो दैट माई आंसर इज इनकरेक्ट। तो ये बात समझ आई कि मैंने दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम क्यों अज्यूम की, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। क्लियर? यस सर। अब पार्ट बी देखें। द सिस्टम रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए, सिस्टम इज रिटर्निंग फ्रॉम बी टू ए, यानी मैं बी से ए आ रहा हूं along the path BDA। अब मैं आपको बता रहा हूं if the work done on the system is 30 जूल, इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव 30 होगा। वर्क डन पॉजिटिव। मेरा क्वेश्चन ये है कि डज द सिस्टम absorb या liberate heat and लिबरेट। by how much? Does it absorb or liberate heat? देखें ऐसे ही बोलना, लिबरेट। ऐसे ही बोलना हो सकता है absorb हो जाए, ऐसे ही बोलना गलत है, आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाउ डज, अच्छा चले आपने ऐसे ही बोल दिया, हाउ डू यू नो इट लिबरेट्स हीट? बताएं मुझे। सर वापस आ रहा है तो रिवर्स हो जाएंगे सर। चलें आपने यूं करके बोल दिया, बट फॉर सपोज अगर आपकी कैलकुलेशन इस तरह नहीं होती, खैर ये भी आपकी बात सही है, मगर अगर मैंने आपको शो करने को बोल दिया तो आप पहले ये देखें कैसे होगा। अगर मैं पाथ ए सी बी पे जाऊं या मैं पाथ ए डी बी पे जाऊं रिवर्स के अंदर, स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी है, जितनी इंटरनल एनर्जी इसकी थी उतनी इंटरनल एनर्जी इस पाथ की भी होगी। फर्क क्या होगा? फर्क उसकी साइन में होगा। जब मैं ये पाथ ले रहा था तो मेरी इंटरनल एनर्जी क्या थी? फॉर दिस पाथ ए ई बी माई इंटरनल एनर्जी वॉज 60 जूल। तो अगर मैं बी डी ए आऊं इस डायरेक्शन में तो मेरी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? -60। -60। इसीलिए मैं बोल रहा था अपनी साइंस देखिएगा, इस रूट और इस रूट में आंसर 60 होगा क्योंकि दोनों ए टू बी जा रहे हैं, पर अगर वो बी टू ए आएगा तो आंसर तो वही रहेगा क्योंकि ए टू बी के अंदर डिस्टेंस और वो सब कुछ तो वही है, मगर आंसर रिवर्स हो जाएगा क्योंकि ये बी टू ए आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको अपना डेल्टा यू -60 लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। आपने लगाया डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू +30, +30 क्यों? वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब 30 को आप दूसरी साइड पे ले गए तो आपके पास आंसर क्या आया? -90 जूल। आपका आंसर क्या है? नेगेटिव आंसर है। तो नेगेटिव आंसर देखकर आप बोलेंगे ओके माय आंसर इज नेगेटिव, दैट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट माय सिस्टम इज गोइंग टू लिबरेट हीट, यानी सिस्टम में से एनर्जी बाहर आई है, उसने एब्जॉर्ब नहीं की है। तो ये बात समझ आई स्टेट फंक्शन की और पाथ फंक्शन की। क्लियर है? इसके भी मैंने आपको आंसर दे दिए हैं। सेल्फ प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो खुद आपको आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्लास को एंड करता हूँ, इधर मैं आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।